Assalamu alaikum viewers, welcome to the second part of taxation system in Pakistan in a program Economic Views hosted by Zishan Merchant। हमारे साथ हैदर पटेल साहब हैं। बहुत इंटरेस्टिंग बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में जो टैक्स लॉज हैं उसमें कोई ख़राबी नहीं है। ख़राबी अगर है तो उसकी इन्फोर्समेंट में है या उसकी अंडरस्टैंडिंग में है या लोग उसका जो फ़ायदा उठा रहे हैं अनलॉफुली, उसमें इशू है। और उनका ये भी कहना है, ब्रेक में हमारी उनसे डिस्कशन हो रही थी, कि वो ये कहते हैं कि अगर इस डिफरेंस को टैप कर लिया जाए तो ये एक बहुत बड़ा चंक है जो टैक्स नेट में आ जाएगा, जिससे हमारे टैक्स रेवेन्यूज़ को जो एक लाइफलाइन मिल जाएगी और वो बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाएंगे। अभी तक जो हमारा डिस्कशन था उसमें एक ही चीज़ सामने आ रही है कि लॉज हैं लेकिन उसमें प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन और उसकी प्रॉपर इन्फोर्समेंट नहीं हो रही। तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है जिसका एफबीआर को जवाब देना पड़ेगा कि लॉज के मौजूद होते हुए आज तक इसको क्यों प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं की गई या आज तक क्यों इसको प्रॉपरली इन्फोर्स नहीं किया गया। हैदर साहब, ये बताइए कि आज जब आप भी टैक्स प्रोफेशनल हैं, आपके पास भी लोग आते हैं, लोगों को आप भी बोलते होंगे कि टैक्स देने में पाकिस्तान की भलाई है, टैक्स देने में हम आगे वेल बीइंग की तरफ जाएंगे। लेकिन जब भी हम किसी एक नए आदमी को टैक्स देने की तरफ कहते हैं कि तुम्हें टैक्स देना चाहिए, तो उसका पहला सवाल ये है कि मैं क्यों टैक्स दूं। आप इस पर रोशनी डालें कि वो क्यों उसके जहन में ऐसे खदशात हैं या वो क्यों इस नेट में नहीं आना चाह रहा। हमारी क्या ऐसी पॉलिसीज़ हैं या हमें क्या वो ऐसी चीज़ देखना चाहता है कि अगर वो उसको मिल रही हो रिटर्न में तो वो टैक्स देगा वॉलंटियरली। देखिए, आई थिंक इसके दो एस्पेक्ट्स हैं जी। पहला एस्पेक्ट तो ये है कि जो भी टैक्स आप देते हैं नेचुरली आप मुल्क के रेवेन्यू को ऐड कर रहे हैं, ठीक। फिर आप दूसरी तरफ देखते हैं कि वो पैसा खर्च कहाँ हो रहा है, ठीक। अब जैसे आपको भी पता है कि हमारे मुल्क में जो लोएस्ट खर्च के अंदर अगर आप जाएंगे तो सबसे कम हिस्से में आता है हेल्थ के और एजुकेशन के, बिल्कुल, जो कि एक कॉमन मैन की बेसिक रिक्वायरमेंट है आज के दिन में। बिल्कुल सही फरमाया। बीमार होगा तो उसको हॉस्पिटल जाना है, बच्चों को उसने स्कूल भेजना है, और तीसरा जो इस वक्त हमारे यहाँ सबसे बड़ा इशू बनता जा रहा है वो लॉ एंड ऑर्डर। सही। सेफ्टी का एक फुकदान है, आदमी रास्ते पे चल रहा है, उसकी सिक्योरिटी नहीं है। तो ये जब चीज़ें सब आदमी देखते हैं, लोग देखते हैं कि जी हमने हेल्थ भी अपने खर्चे से करनी है मेंटेन, हमने बच्चों को पढ़ाना भी खुद है, सेफ्टी का भी बंदोबस्त हमें खुद ही करना है अपना, तो फिर वो कहते हैं कि हम इस माशरे में रह रहे हैं तो हमें क्या ज़रूरत है कंट्रीब्यूट करने की इस गवर्नमेंट को। नहीं, लेकिन हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है कि अगर हम कमा रहे हैं तो हमें टैक्स देना चाहिए। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं किसी को एडवोकेट नहीं कर रहा हूँ खुदा ना खास्ता टैक्स ना दे इंदा को, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर गवर्नमेंट की भी है। एब्सोल्युटली। सो क्विड प्रो होता है ना, मतलब दोनों पार्टीज को जो अपना रोल प्ले करना है। हम यहाँ ये देख रहे हैं कि 60 साल से मुसलसल हुकूमतें आती हैं, मंशूर के तहत बड़े बड़े वादे करती हैं, उसके बाद 3-4 साल हो जाते हैं, गुजर जाते हैं, और विदिन 2 ईयर्स हम ये दुआ करना शुरू हो जाते हैं कि जी कब इलेक्शन होगा अगला। सही बात। तो हमने कभी भी ये नहीं सोचा कि नहीं ये हुकूमत ठीक है, इसको अगले 5 साल और रहना चाहिए। मुझे तो कम से कम याद नहीं आता मेरी लाइफ में कि कोई ऐसा दौर आया हो जिसमें हमने सोचा हो कि नहीं ये हुकूमत बड़ी अच्छी है, इसको चलना चाहिए। कुछ ना कुछ मसले होते हैं, अगर वो कोई क्या कहना चाहिए, आमिर जिसको हम कहते हैं कि अगर कोई आमिर आ जाता है तो हम कुछ अर्से खुश रहते हैं, फिर हम कहते हैं नहीं ये तो ठीक नहीं है। डेमोक्रेसी आती है, हमें कभी सूट नहीं करती, हम फिर उसी तरफ चले जाते हैं। तो हमारा पॉलिटिकल इशू है, और इशू जो है वो कंसिस्टेंसी का है, और एक अज़म की जो है ना वो फुकदान है कि एक अज़म लेके एक आदमी, एक हुकूमत आए कि जी हमने अगले 5 साल में कुछ नहीं करना, वो कुछ ना करें, वो रेवेन्यू के लूप होल्स को कैच करें और लोगों को जो फैसिलिटीज़ देनी है उसकी तरफ तवज्जो दें। अब तवज्जो कैसे दें जब इतनी बड़ी डेट रिपेमेंट आपके सर पे खड़ी है, चीज़ें खड़ी हैं, तो आपको एक मास्टर प्लान बनाना पड़ेगा, और ये चीज़ें कोई 2 साल 4 साल में नहीं होंगी। लेकिन आई एम श्योर कि अगर आप एक 10 साल प्लान अगर लेके चलें और उसको 3-4 साल अगर उसको कंसिस्टेंसी से आप इम्प्लीमेंट करें तो लोगों को डिफरेंस नज़र आना शुरू हो जाएगा। वो आपको अगले टेन्योर के लिए सोच में पड़ जाएंगे कि इनको रखना है कि नहीं रखना। अरे साहब, आप अगर फेडरल बजट देखें और उसकी लास्ट टाइम की डिस्ट्रीब्यूशन देखें, मैं पिछले इमीडिएट पास्ट बजट की बात कर रहा हूँ, तो हेल्थ के लिए मेरे ऊपर गवर्नमेंट ने 1 रुपया पर डे के हिसाब से स्पेंड करना है। इसी तरीके से एजुकेशन पे मेरे ऊपर गवर्नमेंट साल में हर रोज़ 1 रुपया अगर स्पेंड करेगी, यानी साल के अगर 365 रुपये मुझ पर स्पेंड करेगी, तो क्या
मैं अब उसी सवाल पे वापस आता हूँ, क्या मुझे टैक्स देना चाहिए? लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मेरे पास नहीं, यानी मुझे पता नहीं कि कब मेरा मोबाइल छिन जाएगा जब भी मैं जा रहा हूँ बाहर, कब किसी और की गोली आके मुझे लग जाएगी। तो इस सर्कमस्टांसेस में क्या एक नया टैक्स पेयर जो जिसको हम कहते हैं कि तुम टैक्स आके दो, तो क्या वो इस नेट में आएगा? देखिए, हम क्या कहना चाहिए कि हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। बिल्कुल सही बात है ना, और उस उम्मीद की वजह से ही मैं कहूँगा कि लोगों को अभी भी हिम्मत रखनी चाहिए। देखिए, अगर हम सब ने ये सोचना शुरू कर दिया कि जी अगर ये सब चीज़ें मेरे साथ हो रही है तो मुझे टैक्स नहीं देना, तो फिर तो जो ना देंदा है वो क्यों, जो देंदा है वो भी चला जाए फिर आज। वो बात सही है आपकी, वो भी अपना कुछ करके अकाउंट बंद कर दे और कल कुछ और नाम से काम शुरू कर दे और वो भी फिर ना दे। यानी बेसिक अवेयरनेस, इसका मतलब ये हुआ कि हमें लोगों को जो है अवेयर करना है कि टैक्स हमें देना चाहिए जो भी हमारी इनकम्स हैं, लेकिन उसके साथ फिर हमें उस पर ये ज़रूर चेक करना चाहिए कि वो टैक्स कहाँ खर्च हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो हमारा बेसिक राइट है। यानी हमें वो पता चलना चाहिए कि जो हम पैसा जिसको हम बड़ी मेहनत से कमाते हैं और फिर उसके ऊपर हम 20% या 25% टैक्स दे देते हैं, और कॉरपोरेशंस इस तरह से 35% टैक्स दे देती हैं, तो उनके पास फिर ये राइट होना चाहिए कि वो पता करें या सवाल करें गवर्नमेंट से कि वो टैक्स कहाँ खर्च हो रहा है। बिल्कुल, ऐसा लॉ में ऐसी प्रोविज़न होनी चाहिए और क्वेश्चनिंग होनी चाहिए हर लेवल पे। यानी गवर्नमेंट मीन्स के प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर्स, नीचे फिर इवन ब्यूरोक्रेट्स के लेवल पे जो टैक्स कलेक्टर्स हैं, देखें वो रेथलेसली टैक्स कलेक्ट कर लेते हैं, अक्सर आप देखते हैं। और वो क्यों कलेक्ट करते हैं? क्योंकि दे आर अंडर सीवियर कंस्ट्रेंट, सीवियर प्रेशर। बगैर कोई प्रॉपर प्लान दिए उनको कह दिया जाता है कि जी आप XYZ अमाउंट कलेक्ट कर लें इस साल, तो उनके पास जादू की छड़ी तो नहीं है। नहीं तो जैसे अब हमने देखा कि पिछले साल जो थी 1560 बिलियन की रिक्वायरमेंट थी, उसको इस साल इन्होंने बढ़ा के 1900 बिलियन कर दिया, और अब मैं समझ रहा हूँ कि जो ये बजट आएगा इसमें ये 2000 बिलियन से क्रॉस कर जाएगा इनका टारगेट। तो मुझे, और फिर हम ये भी देखते हैं कि साल में हम जो है 1000 बिलियन की तो सिर्फ डेट रीपेमेंट कर रहे हैं अपनी। तो अगर हम 2000 कमा रहे हैं और 1000 हम डेट रीपेमेंट कर देते हैं और 500 के करीब जो है हम बजट में डिफेंस में स्पेंड कर देते हैं, तो पब्लिक वेलफेयर पे तो हम कुछ स्पेंड ही नहीं करते। तो क्या हमारे टैक्स रेवेन्यूज़ जो है इससे कई गुना ज़्यादा नहीं होने चाहिए? और वो कैसे हम बढ़ा सकते हैं टैक्स रेवेन्यूज़? वो बिल्कुल हो सकता है, लेकिन अभी जो आपके जिन टारगेट्स की आपने बात की कि 1500 से 1900 हो गई, 1900 से लेट मी टेल यू वो 2300 हो जाएंगे अगले साल। ओह माय गुडनेस, ठीक है ना, 2.3 ट्रिलियन हो जाएंगे वो। ये अनऑफिशियली मैं आपको अनऑफिशियली कोट कर रहा हूँ मैं FBR को कि ये उन्होंने कहा है कि ये हमें आने वाला है टारगेट। ये ड्रिवन है बेसिकली आपकी मैंडेटरी पेमेंट्स से। ठीक, विदाउट अ प्लान दैट हाउ विल यू इंक्रीज इट, तो इसका मतलब विदाउट अ प्रॉपर प्लान। अंदाजे हैं कि जी ठीक है इतनी सर्विसेज पे अगर हम ये चीज़ बढ़ा देंगे। देखिए हो क्या रहा है, टैक्स प्लानिंग जो बजट हम जिसको कहते हैं जब बनता है तो वहाँ पे एक नंबर गेम चलता है, प्लस माइनस। फिर आप देखते हैं कि मिडिल ऑफ द ईयर में कहीं सरचार्ज आ जाता है, कहीं कोई चीज़ें आ जाती हैं। अब जैसे हम सुन रहे हैं कि जी एमनेस्टीज आ रही हैं जी, बड़ी बड़ी, सुना है कि सेल्स टैक्स की भी एमनेस्टी की बातें चल रही हैं, कैपिटल मार्केट एमनेस्टी की बात चल रही है। तो ये सारे जो है ना, ये शॉर्ट टर्म मेजर्स पर ला के इसको प्लग किया जाता है गैप को। वी डोंट हैव अ मास्टर प्लान ऑफ कलेक्शन। जी देखिए यहाँ ये हो कि आप बिल्कुल बेसिक जो कलेक्टर है आपका टैक्स का, एक छोटे शहर का, एक छोटे कस्बे का जो TO है आपका टैक्सेशन ऑफिसर, उससे आप फीडबैक लें कि जी आप बताएं आप कैसे अपने एरिया में, अपने जोन में, अपने सर्कल में आप कैसे टैक्स कलेक्शन, आज आपने अगर 10 बिलियन किया है तो आप 10 बिलियन को 12 कैसे करेंगे, उनसे लें फीडबैक। देखिए हमारे पास फीडबैक तो जा ही नहीं रहा है। यानी आपका कहने का मतलब है कि क्या ये इस वक्त रेसिपी फॉर डिजास्टर है जो अगले बजट में आने जा रही है हमारे पास? क्योंकि वी डो नॉट हैव एनी प्लान्स हाउ टू इंक्रीज द बेस। हमारे पास कितने टैक्स पेयर्स होंगे पाकिस्तान में, एक रफ आइडिया दीजिए। आई थिंक 13 लाख 14 लाख जो एनटीएन के ऊपर है। और कितने लोग उसमें से रिटर्न्स फाइल कर रहे होंगे? रिटर्न्स तो इस साल तो मैंने सुना है बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस रही। आई डोंट नो द एग्जैक्ट परसेंटेज बट आई हर्ड इन द बिगिनिंग दैट इट वाज समथिंग लाइक 60% वाज द रेशो। आपको ये हैरत होगी जानते हुए कि ये 40% से भी नीचे है। 40% से भी नीचे है। तो इसका मकसद ये हुआ कि पाकिस्तान का जो रेवेन्यू अर्न हो रहा है वो 40, जो 13 लाख के भी या 15 लाख के, या फॉर दैट मैटर हम 20 लाख समझ लेंगे टैक्स पेयर्स हैं, तो 20 लाख में से 40% लोग, क्या 5 लाख लोग पूरे पाकिस्तान का रेवेन्यू नहीं? देखिए ऐसा नहीं है। इनडायरेक्ट टैक्स में तो ऐसा नहीं है। इनडायरेक्ट टैक्स में तो मैं कहता हूँ कि मेजर पोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन इज कंट्रीब्यूटिंग इनडायरेक्ट टैक्स। आप तेल का डब्बा खरीदते हैं, आप इनडायरेक्ट टैक्स देते हैं। आप दूध का डब्बा खरीदते हैं, उस पर इनडायरेक्ट टैक्स है। तो टैक्सेशन
उस नज़रिए से अब अगर आप कहें कि नहीं जी 5 लाख आदमी ही पूरे मुल्क को चला रहा है, ऐसी बात नहीं है। टैक्स कंट्रीब्यूट तो हर कोई अपनी अपनी पोजीशन में कर रहा है, वो डॉक्यूमेंटेड नहीं है और वो अपनी इनकम प्रॉपर्ली दिखा नहीं रहा है। और जैसे विदहोल्डिंग टैक्स है, अब हमने जाके उसको इन्फोर्स करना शुरू किया और हमने पेयर्स को कहा है कि जो विदहोल्डिंग एजेंट्स है कि आप एनटीएन कम से कम लें, एनटीएन नहीं है तो सीएनआईसी लें। लेकिन आप उनमें से कितने, आपने 7 लाख लोगों को आइडेंटिफाई किया कि ये हमारे वो लोग हैं जो रिटर्न फाइल नहीं करते, हम उनको नोटिस देंगे। आप मुझे बताइए उसमें से कितने लोग आए हैं? तो इसका यही हम अल्टीमेटली उसी तरफ जा रहे हैं कि इन्फोर्समेंट प्रॉपर नहीं है और इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर नहीं है। इन्फोर्समेंट जब होगी ना, जब एक इन्फोर्समेंट मास्टर प्लान होगा। No आप master कोई भी plan. कंपनी चलाते हैं, आप अपना बजट बनाते हैं तो बजट के पीछे पूरा एक प्लान होता है, एंड यू लुक एट इट थ्रेडबेयर फ्रॉम द बिगिनिंग कि जी अच्छा ये करेंगे तो ये होगा, और उसमें भी अजम्पशंस होती हैं। यहाँ तो ना अजम्पशंस है ना प्लान है, और उस अफसर पे थोप दिया जाता है कि जी नहीं इतने नहीं, आप इतने करें, तो वो कहाँ से करेगा? अब मैं आपको बताऊं कि आपकी जो मेजर कलेक्शन है डायरेक्ट टैक्स की, वो 500 केसेस पे डिपेंडेंट है। 85 to 90% ऑफ योर कलेक्शन ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस इज कमिंग फ्रॉम 500 to 600 लार्ज कंपनीज। जो हमारे बजट, जो हमारे टैक्स रेवेन्यूज का मोर देन 50% टैक्स की बात कर जो 50% कंट्रीब्यूट करता है। अगर हमारा 1900 बिलियन इस साल हमने कलेक्ट करना है, उसमें तो इनडायरेक्ट टैक्स भी है ना, उसमें 1000 बिलियन यानी डायरेक्ट टैक्सेस का कंट्रीब्यूशन है इस वक्त। यानी वो 1000 बिलियन का टैक्स जो है उसमें से नहीं होगा मेरे ख्याल में। सेल्स टैक्स ज्यादा है, लेकिन सेल्स टैक्स भी उन्हीं लोगों से, यानी अगर मैं ये कहूँ कि वो 500 कंपनियां जो हैं हमारे टैक्स रेवेन्यू का मोर देन 70% कंट्रीब्यूट करें, तो क्या ये सही हो? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस आई कैन से विद, और बाकी 15 लाख लोग या 16 लाख लोग जो है वो 20%। ये तो फैक्ट है। That's a staggering and amazing figure. काउंट कर लें, कराची एलटीयू, लाहौर एलटीयू, इस्लामाबाद एलटीयू, इसको कलेक्ट कर लें, मेरे ख्याल में 70 to 80% कवर हो जाएगा आपका। और फिर वहाँ होता क्या है कि यू आर सो वल्नरेबल कि अगर एक कंपनी के साथ कुछ बुराई हो गई इसके एक साल, तो आपका 25-30 बिलियन यूँ गिर जाता है इनडायरेक्ट टैक्स में। हेलो साहब, ये बताइए कि जो आपने जैसे अभी जिक्र किया विद होल्डिंग टैक्सेस, हम ये देखते हैं कि हम कोई भी चीज़ ख़रीदने जाते हैं तो हमसे तो एडवांस में ही टैक्स ले लिया जाता है, चाहे वो हम बिजली ख़रीद रहे हों, चाहे हम वो कोक ख़रीद रहे हों, या कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक ख़रीद रहे हों, चाहे हम वो यूटिलिटी कोई भी ऐसी जो हर रोज़ घर में इस्तेमाल, जैसे आपने तेल की एग्ज़ाम्पल दी। तो इसका मकसद तो ये है कि गवर्नमेंट क्या खुद अपने रिसोर्सेज से कुछ कलेक्ट कर रही है, या सारा जो है उसको वो विद होल्डिंग एजेंट्स कलेक्ट करके दे रहे हैं? हाँ, सेल्स टैक्स जैसे आपने कहा जी, कमोडिटीज़ के ऊपर, तो ये आपको बाय एंड लार्ज जो मैन्युफैक्चरिंग स्टेज पे आपका जो सेल्स टैक्स जो है ना, आप देखें रिटेल पे आप लगा देते हैं सेल्स टैक्स, मैन्युफैक्चरर ही लगा के डालते हैं। थर्ड शेड्यूल के जो आइटम्स हैं वही आपकी मेजर किचन आइटम्स है सारी, या हाउस होल्ड की जो रिक्वायरमेंट्स हैं। तो आप सही कह रहे हैं कि वो वही लोग कलेक्ट करके देते हैं आपको, और मंथली आपको डेटा भी देते हैं, आपको टैक्स कलेक्ट करके भी देते हैं। इंपोर्ट्स आपकी बहुत बड़ी एक रेवेन्यू सोर्स है। इस पे हम ब्रेक का टाइम हो रहा है, हम ब्रेक के बाद इस सब्जेक्ट पे जो 2-3 सवाल हैं उस पे हम आपसे लेंगे। व्यूअर्स, यहाँ पे हमारा पार्ट 2 ऑफ द प्रोग्राम ख़त्म हो रहा है। हम यही बात कर रहे हैं कि FBR जो है वो किस तरीके से अपने टैक्स रेवेन्यूज़ को इंक्रीज़ कर सकती है। FBR आज तक कितना हद तक उसको अचीव कर सकी है। टारगेट्स तो हमारे अचीव हो जाते हैं, लेकिन उसमें वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन कितना है उन कॉर्पोरेट जाइंट्स का या उन टैक्स पेयर्स का, और FBR इसे खुद अपने एफर्ट से कितना टैक्स कलेक्ट कर रही है। आप इस प्रोग्राम का इस पार्ट को आपने कैसा समझा, कैसा आपको लगा, आप हमें कमेंट्स दीजिए 247online.tv पे। नेक्स्ट पार्ट में हम इसमें मज़ीद डिस्कशन करेंगे। थैंक यू, खुदा हाफ़िज़।